हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम बीएनएस का एक और बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि हमने भारतीय न्याय संहिता की लेक्चर सीरीज शुरू की थी और हम ऑलरेडी काफी लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की प्ले लिस्ट में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट डाल दूंगा बीएनएस की, आप सारे लेक्चर हमारे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करूं तो आई विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इट हैज गिवन अंडर चैप्टर 4 ऑफ द बीएनएस। ये चैप्टर 4 में दिया गया है बीएनएस के। अगर आप वहीं आईपीसी की बात करो तो उसका चैप्टर कौन था? चैप्टर 5A था। हम आईपीसी की बात ही नहीं करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ, हम बात करेंगे सिर्फ बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की। तो अगर मैं भारतीय न्याय संहिता की बात करूँ तो चैप्टर 4 जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है और जो सेक्शन 61 है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है। सेक्शन 61 का जो क्लोज 1 है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और जो सेक्शन 61 का क्लोज 2 है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। अगर मैं एशियन टाइम की बात करूं, पुराने समय की बात करूं, एशियन कॉमन लॉ की बात करूं तो उस टाइम पे क्या था? जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी इट वाज रिगार्डेड एज ए सिविल रॉन्ग। इसे सिविल रॉन्ग माना गया था। इट वाज ट्रीटेड एज ए सिविल रॉन्ग। और जैसे जैसे टाइम व्यतीत हुआ उस हिसाब से आज के टाइम पे इसको क्रिमिनल रॉन्ग माना जाता है। कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो उसको क्रिमिनल रॉन्ग माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मीनिंग को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डेफिनेशन या मीनिंग की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन 61 क्लोज 1 है ये बेसिकली डेफिनेशंस की बात करता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को ये डिफाइन करता है। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र। अर्थात जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने अपने पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि जो षड्यंत्र है वो अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता, नहीं रच सकता, उसको 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग षड्यंत्र रचते हैं कोई अपराध करने का, कोई गलत काम करने का, तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग, सपोज ABCD 4 लोग मिलकर जेड के मर्डर का षड्यंत्र रचते हैं। वो जेड को जान से मारना चाहते हैं, इसलिए वो एक षड्यंत्र रचते हैं जिसमें ए बोलता है मैं जो है एक दराट लेकर आ जाऊंगा दुकान से, बी बोलता है मैं जेड को फ्रेंड बनाकर धोखा देकर पुराने किले के पास ले आऊंगा, सी बोलता है कि आप चिंता मत करो, दराट से या पीछे से उसके सर में मार दूंगा, और जो डी बोलता है कि आप तीनों का रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा, आप उसको मार दो, लाश दफनाने का काम मेरा रहा। तो चारों मिलकर अपना अपना काम बांट लेते हैं और जेड को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। तो फिर अगर आप सेक्शन 61 क्लोज 1 पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स एन एग्रीमेंट between 2 and more than 2 person, 2 and more than 2 person। क्या मतलब हुआ? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट बोले तो एग्री होंगे। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि लिखित में एक एग्रीमेंट होगा, साइन होंगे, नहीं। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में सहमत होंगे, एग्री होंगे। क्या करने के लिए? एन एग्रीमेंट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। फर्स्टली क्या, क्यों किया एग्रीमेंट? टू डू एन इलीगल एक्ट। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो एग्री हो गए, सहमत हो गए एक इलीगल एक्ट करने के लिए। यार नंबर 2 क्या है?
टू डू एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, विच इज नॉट इलीगल, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग सहमत हो गए, एग्री हो गए एक ऐसा कार्य करने के लिए जो इलीगल नहीं है, जो कार्य इलीगल नहीं है। बट वाई इलीगल मीन्स, बट वाई इलीगल मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, वो कार्य इलीगल तो नहीं है, पर जो करने का तरीका है ना, जो उस कार्य को पूरा करने का तरीका है, वो जो मीन्स है, जो मेथड है, वो इलीगल है, वो इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और एग्रीमेंट करते हैं कि ये जो है इस गांव में आई हुई बाढ़ से जो भी लोग प्रभावित हुए हैं सबको हेल्प करेंगे, तो वो एग्रीमेंट कर लेते हैं एक लीगल काम करने का कि वो बाढ़ से आए लोगों की हेल्प करेंगे। लेकिन ए बी सी के पास पैसे तो है नहीं, तो ये बैंक में डाका डालते हैं, बैंक में डकैती अपने रोबरी करते हैं। डकैती तीन बंदे नहीं कर सकते, डकैती करने के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोग चाहिए, तो ये रोबरी करते हैं और रोबरी करने के बाद क्या करते हैं, ये गांव में लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो जाएंगे, इवन दो उन्होंने लीगल काम किया, लोगों की हेल्प करी, पर उनका काम करने का तरीका जो मेथड था वो इलीगल था। मतलब क्या हुआ, टू डू एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट वाई इलीगल मीन्स, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानी जाएगी। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एग्रीमेंट करते हैं, क्या एग्रीमेंट करते हैं, एक इलीगल एक्ट करने का और दूसरा एक एक्ट करने का जो कि इलीगल तो नहीं है पर उसके करने के तरीके इलीगल है, तो सच एग्रीमेंट विल बी डेजिग्नेटेड, सच एग्रीमेंट विल बी डेजिग्नेटेड एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एज ए, तो उसी एग्रीमेंट को ना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का रूप दिया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल डेफिनेशन है, आपको समझ भी आ गई, पर यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी समझने का मतलब, समझना जो जरूरी है वो है इलीगल एक्ट को समझना। टू डू एन इलीगल एक्ट, ये इलीगल एक्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल एक्ट। तो अगर मैं इलीगल एक्ट की बात करूं मेरे स्टूडेंट्स, ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है समझना इलीगल एक्ट होता क्या है। तो इलीगल एक्ट की मैं बात करूं तो इलीगल एक्ट जो टर्म है ना, वो बीएनएस के सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 में डिफाइन की गई है। अगर आप इलीगल एक्ट की बात करें तो इलीगल एक्ट में 3 चीजें आती हैं, याद रखना मेरी बात, इलीगल एक्ट छोटी टर्म नहीं है, इलीगल एक्ट बहुत वाइड टर्म है। जब आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 पढ़ेंगे बीएनएस का, तो आप वहां देखेंगे इलीगल एक्ट का मतलब क्या है। तो इलीगल एक्ट का मतलब है, इलीगल एक्ट में 3 चीजें आती हैं। पहली बात तो इलीगल एक्ट मींस एन ऑफेंस, इलीगल एक्ट का मतलब क्या होगा, एक ऑफेंस करना, पहली बात तो इलीगल एक्ट मींस एन ऑफेंस। दूसरा क्या होगा, एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये भी इलीगल एक्ट में आएगा। एक तो इलीगल एक्ट में क्या आ गया, एक ऑफेंस करना इलीगल एक्ट में आ गया। तो अगर आप ऑफेंस करने का एग्रीमेंट करते हो ना, तो आप लायबल हो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। या फिर आप क्या करते हैं, आप एक एक्ट, ऐसा एक्ट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो भी आप कॉन्स्पिरेसी करने के लिए लायबल हो। और तीसरा एक और है, यहां लिख रहा हूं, एन एक्ट फर्निश ए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, furnish a ground for civil action। तो ये भी इलीगल एक्ट में आएगा। ये 3 चीजें इलीगल एक्ट में ही आएंगी, 3 चीजें इलीगल एक्ट में आएंगी। अगर तीनों में से कुछ भी आप काम करने की कोशिश करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो आप लायबल हो जाएंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, इसी सेक्शन 61 क्लोज 1 की अगर आप आगे प्रोवाइजो पढ़ेंगे, प्रोवाइजो जो आप पढ़ेंगे तो वहां प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ, बड़ी लैंग्वेज आपको टफ लगेगी, लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। आप समझ, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बेयर एक्ट होगा तो उस
प्रोवाइजो का मतलब क्या है? प्रोवाइजो में ये बोला गया है कि जो यहां बोला गया है, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट में तीनों चीजें आ रही हैं, आप तीनों चीजें करेंगे आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो जाएंगे। प्रोवाइजो में ये बोला गया है कि पर अगर आप एन ऑफेंस करने का एग्रीमेंट करते हैं, यानी एन ऑफेंस करने का एग्रीमेंट करते हैं, ये वाला ऑफेंस अगर करने का एग्रीमेंट करते हैं, ऑफेंस मतलब जो बीएनएस के अंदर डिफाइन है ऑफेंस सारे, आप रेप करने का एग्रीमेंट करते हैं, मर्डर करने का एग्रीमेंट करते हैं, किडनैपिंग करने का एग्रीमेंट करते हैं, तो आप चाहे क्राइम करें या ना करें, आपने एग्रीमेंट ही किया, आपकी इंटेंशन थी, आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, आप पहले ही पकड़े गए, आपने क्राइम कंप्लीट नहीं किया, लेकिन तब भी आप लाइबल हो जाओगे। यू विल बी लाइबल अंडर सेक्शन 61 क्लोज 2। आपका केस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। आप कोर्ट में जाके ये प्ली नहीं ले सकते कि सर हमने मर्डर करने का षड्यंत्र रचा तो था, ऑफेंस करने का षड्यंत्र रचा तो था, पर हम कोई ऑफेंस किया नहीं, अभी हमने करना था, हम तो पहले ही पकड़े गए। आप पकड़े गए हैं तब भी आप लायबल होंगे, आप ये प्ली नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर आप जो है एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप ये वाला इलीगल एक्ट करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्ट जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अब लॉ का मतलब किसी भी लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। देखो ऑफेंस तो बीएनएस के अंदर दिया गया है, तो बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जो आईपीसी बीएनएस के अंदर ऑफेंस के रूप में दिए नहीं है, पर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो होते ही हैं। जैसे आपको लाइसेंस लेकर काम करना चाहिए, आपको लाइसेंस लेकर ढाबा चलाना चाहिए, इस प्रकार के एक्ट होते हैं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अगर आप नहीं करो तो आपको भाई साहब लॉ बोलता है कि आपने गलत काम किया, लॉ उनको करने को रोकता है, आपको बिना लाइसेंस के ढाबा नहीं चलाना है, इस तरह से। तो अगर आप ये वाला इलीगल एक्ट करते हो, इसके लिए आप एग्रीमेंट बनाते हो, या आप इसके लिए एग्रीमेंट बनाते हो, ये वाला इलीगल एक्ट करने के लिए एग्रीमेंट बनाते हो, तब आप तभी लायबल होंगे, आप तभी लायबल होंगे जब आप ऑफेंस कर दें, जब आप अपना एक्ट कंप्लीट कर देंगे। आप केवल एग्रीमेंट के बेस पे लायबल नहीं होंगे, आप केवल एग्रीमेंट के बेस पे लायबल नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ बोलने का, मतलब मेरा ये हुआ बोलने का स्टूडेंट्स कि जो एन ऑफेंस अगर आप इसका एग्रीमेंट करते हैं, इट इज मेयर एग्रीमेंट इज पनिशेबल। आपने क्राइम किया नहीं किया मैटर नहीं करता, आपका मेयर एग्रीमेंट ही पनिशेबल होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। पर जब आप ये दो का एग्रीमेंट करते हैं, ये भी इलीगल एक्ट में आता है डेफिनेशन में, अब इनको करने का कोई षड्यंत्र रचते हैं, तो आप तभी लायबल होंगे जब आपने कुछ ओवर्ट एक्ट किया होगा। ओवर्ट एक्ट मतलब आपने कुछ किया भी है, एग्रीमेंट का अनुसरण करते हुए कुछ किया भी है, तो आप लायबल होंगे, वरना आप लायबल नहीं होंगे। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं सर एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ का मतलब क्या है, आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको एग्जाम्पल लिख के भेजूंगा बहुत सारे जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ एक्ट हैं। इवन तो वो आईपीसी के अंदर ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस नहीं है, पर वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ जरूर है। काफी ऐसे एक्ट होते हैं जो ऑफेंस नहीं होते पर प्रोहिबिटेड बाय लॉ होते हैं, लॉ उसको करने को प्रोहिबिट जरूर करता है, आपको मना जरूर करता है। तो ये आपका मेनली जो मैंने कंसेप्ट बताया, ये आपका प्रोवाइजो बोलता है। जब आप प्रोवाइजो पढ़ेंगे, आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो आप लैंग्वेज में देख पाएंगे। अगर मैं आपके सामने पढ़ता भी हूँ लैंग्वेज, मेरे को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे जो मैंने बोला आप समझ जाइएगा। मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ पढ़कर, आप सुनिएगा। यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है, नो एग्रीमेंट कोई भी एग्रीमेंट जो है, आगे नीचे लिखो, अब थोड़ा नीचे जाएंगे, वहां लिखा हुआ नो एग्रीमेंट शैल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कोई भी एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी, कोई भी एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी, अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन, जब तक कि एग्रीमेंट के सिवा कुछ ओवर्ट एक्ट ना किया जाएगा। कोई भी एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी जब तक कि एग्रीमेंट के बेस पे कुछ ओवर्ट एक्ट नहीं किया जाएगा, बिसाइड द एग्रीमेंट कोई नया एक्ट नहीं किया जाएगा, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी जाएगी। अब ऊपर लिखा हुआ है एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू एन कमिट एन ऑफेंस, एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अगर आप ये वाला एग्रीमेंट करते हैं ऑफेंस करने का, तो ओवर एक्ट की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लायबल हो जाएंगे, आपको ऐसे ही कोर्ट लायबल कर देगा मेरे एग्रीमेंट के बेस पे। आपने एग्रीमेंट किया, इसी के बेस पे आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। अब आप इसको पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं।
अब ये बात आ गई, अब हम सेक्शन 61 कर लिए, 61 क्लोज 1। अब हम सेक्शन 61 क्लोज 2 में पनिशमेंट देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, पनिशमेंट से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केस को डिसाइड कर लेते हैं। इसेंशियल्स की बात करूं मैं, क्या क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है सेक्शन 61 क्लोज 1 को अप्लाई करना है, तो कौन कौन सी चीजें बड़ी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको पता है एग्रीमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच होना चाहिए, देयर मस्ट बी 2 और मोर देन 2 पर्सन, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर देन 2 पर्सन। एंड एग्रीमेंट क्यों होना चाहिए, द एग्रीमेंट मस्ट बी टू डू और कोज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट बाय इलीगल मीन्स। मतलब एग्रीमेंट क्यों हुआ है, कोई इलीगल एक्ट करने के लिए या फिर इलीगल एक्ट किया जाएगा, इलीगल एक्ट या इलीगल एक्ट किया जाएगा या लीगल एक्ट किया जाएगा पर इलीगल मेथड से किया जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो इसेंशियल, 3 इसेंशियल जो हमने पढ़े वही है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। अब देखो बात आती है 2 और मोर देन 2 पर्सन। आपको ये केस लोग याद करना है पक्का, बम्बादर MBHAR प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1965 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर मान लो एक केस चला हुआ है ABC 3 लोगों के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, सपोज B एक्यूटल हो गया, C एक्यूटल, एक्यूटल मतलब बाइज्जत बरी हो गया, तो एक को हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग ही चाहिए। ये बात बोली कि ए को हम लायबल नहीं कर सकते। दूसरा बोला अगर मान लो ABC 3 लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड थे, एक पकड़ा गया, ये दोनों भाग गए, ये आए नहीं हाथ में, तो ए ये नहीं बोल सकता वो भाग गया तो मुझे भी आप छोड़ दो, नहीं, वो भाग गया तो ठीक है, पर आप तो पकड़े गए, आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज लगेगा। मतलब क्या हुआ, क्या बोला आप सुन सकते हैं, इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 persons are involved in the conspiracy and some of them are acquitted except one, then he cannot be punished for the criminal conspiracy. However, if there were some other persons also who are not facing the trial, then even the single person can also be convicted. बाकी पर्सन ट्रायल नहीं फेस कर रहे बाकी, तो एक बंदे को भी कन्विक्ट किया जा सकता है। दूसरा केस लो है स्टेट ऑफ नलनी, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लो, 1999 का केस सुप्रीम कोर्ट का। ये वही है राजीव गांधी असैसिनेशन केस, उनका मर्डर हुआ था ना, उनको जान से मार दिया था, उनके गले में मार डाली, वो ह्यूमन बॉम्ब फट गया था, तो उसके से डील करता है, ये भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डील करता है, तो ये केस आपको पक्का मेंशन करना है। अब कुछ बात आती है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करनी है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इवन सुप्रीम कोर्ट ने नलनी वाले केस में बताए थे, ये चीजें तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के लिए जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है, सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला हुआ है, क्रिमिनल पॉइंट जो बोला है वो बोला है एग्रीमेंट इज द साइना क्यू नॉन ऑफ द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि एग्रीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री होने ही चाहिए। पहली बात तो कोई एक बंदा बोलता है मैं नहीं इस क्राइम में एग्रीमेंट दे रहा हूं, मैं नहीं एग्री होता, तो फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बन पाएगी। 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच एग्रीमेंट होना ही चाहिए। दूसरी बात जो बोला है कोर्ट ने, क्या बोला है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कॉन्स्पिरेटर शुड नोन ईच अदर। ये जरूरी नहीं है जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं वो सारे एक दूसरे को जानते हो। इवन ABCD 4 लोग हैं, एक दिल्ली से है, एक चंडीगढ़ से है, एक हिमाचल से है, एक हरियाणा से है, फोन पे ही बात होती है, जानते भी नहीं है, तब भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। तीसरा, steps taken by some of the conspirator without the knowledge of the other conspirator will also make all the other liable। 4 अगर कॉन्स्पिरेटर हैं, 4 में से कोई 2 स्टेप उठा रहे हैं, बाकी नहीं उठा रहे, सारे इक्वली लायबल हो जाएंगे। अगला पॉइंट क्या बोला, इट इज आल्सो नॉट नेसेसरी दैट ईच कॉन्स्पिरेटर आइदर टू नो ऑल द डिटेल ऑफ द स्कीम और प्लान इन एवरी स्टेज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर मान लो 4 कॉन्स्पिरेटर हैं तो चारों जो है हर एक प्लान को जानते हो, हर एक स्टेप को जानते हो। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे देश में जब हमला हुआ था पाकिस्तान ने, सॉरी हमला, आतंकवादी हमला हुआ था हमारे केस में, आपको याद होगा देश में,
ताज होटल में अटैक हुआ, या फिर जो है राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो सारे कॉन्स्पिरेटर चाहे एक दूसरे को ना भी जानते हो, चाहे सारे कॉन्स्पिरेटर को पता भी ना हो कि अगला स्टेप क्या है, कईयों को पता हो कईयों को ना पता हो, पर जो भी ऐड होंगे सारे लाइबल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें आपने कहाँ लिख लेनी है, इसमें लिख लेनी है। एक और बात लिखनी है आपने प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी की। इसमें आपने केस लो लिखना है, जसपाल सिंह वर्सेस एनसीटी दिल्ली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, सुप्रीम कोर्ट का केस है 2003 का। इस केस में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ना, ये हमेशा बंद कमरे के अंदर चुपचाप की जाती है, कानों कान किसको खबर नहीं लगती पता कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो बोला कि सबूत मिलना बड़ा मुश्किल है, तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसके लिए सबूत जो है, जो एविडेंसेस इकट्ठे करने हो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से ही हेल्प ली जा सकती है। क्या बोला, कॉन्स्पिरेसी इज ऑलवेज हैज्ड इन सेक्रेसी एंड डायरेक्ट एविडेंस आर सेल्डन अवेलेबल, सेल्डन बड़े कम अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर वी हैव टू डेवलप द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस टू प्रूव द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को प्रूव करना पड़ता है, उससे हम एविडेंस प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपने लिखनी है। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पनिशमेंट करवाऊंगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, पर इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप ये भारतीय न्याय संहिता को और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमने इसका डिटेल्ड कोर्स बनाया हुआ है, आप बाई कर सकते हैं, आप हमारा रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9816492276 या फिर 9816634276। आप व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज करें, आपको हम लोग बता देंगे। ये पेड कोर्स होते हैं हमारे। ये तो चलो बात बीएनएस की होगी, इसके सिवा लॉ ऑफ टोर्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट है, मतलब बीएससी है, बादी साक्ष्य अधिनियम, बीएनएस है, कोई भी सब्जेक्ट है, हम उसके पेड कोर्सेज देते हैं, पेड लेक्चर्स हमारे चलते हैं। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस का इशू है, कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जितना हो सके लोग विद आपकी हेल्प जरूर करेंगे। दूसरी बात, अगर आप हमारे से नोट्स लेना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में, ये नोट्स सारे जो हैं ये मैंने बड़े इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, जिनको भी आप पेपर में लिखोगे आपके मार्क्स बड़े अच्छे आएंगे। प्रॉपर अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं विद रेलिवेंट केस लो, आप वो भी बाई कर सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप 9816492276 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, या फिर 9816634276 इस पर मैसेज करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट की। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं पनिशमेंट्स की बात करूं, सेक्शन 61 क्लोज 2 पनिशमेंट्स की बात करता है, तो इसमें दो बातें बोली हैं। पहली बात में ये बोला है कि सपोज ए बी सी डी ये 4 लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, एक ऐसा ऑफेंस करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी कि जिस ऑफेंस के होने पे क्या पनिशमेंट मिलती है, या तो डेथ मिलती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, या फिर ऐसी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलती है जो कि 2 साल से ज्यादा की होती है। मतलब ए बी सी डी ने मिलकर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, कोई रेप करने की जिसमें डेथ मिल सकती है, मर्डर करने की डेथ मिल सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट करने की सजा मिल सकती है, फॉर एग्जांपल ग्रीवियस हर्ट करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, या फिर कोई अन्य ऐसी ऑफेंस करने की कॉन्स्पिरेसी करी जिसके लिए 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है। तो अगर भारतीय न्याय संहिता के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी हुई है, एक्सप्रेसली कोई भी पनिशमेंट नहीं दी हुई है, कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो एक्सप्रेसली पनिशमेंट देता है, तो ये सेक्शन 61 क्लोज 2 का जो पहला पॉइंट है बोलता है कि उस बंदे को ऐसे पनिश किया जाएगा जैसे कि उसने अबैटमेंट करी हो उस ऑफेंस की, मतलब उसने अबैटमेंट करी हो डेथ करने की, मर्डर डेथ की सजा मिलती है मर्डर वगैरह की, रेप वगैरह की, या फिर उसने अबैटमेंट करी हो ऐसा ऑफेंस करने की जिसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है। अब अबैटमेंट पे क्या सजा मिलती है, तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, आपको याद होगा जब मैंने पीछे आपको सेक्शन 55 करवाया था बीएनएस का, मैंने क्या बोला था कि अगर आप ऐसा ऑफेंस करने की अबैटमेंट करते हैं जिसके होने पे या डेथ की सजा मिलती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की मिलती है, अब पढ़ना वहां पे, तो अगर हर्ट नहीं होता है तो आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है एंड फाइन हो सकता है, और अगर हर्ट हो जाता है तो आपको 14 साल तक की जेल हो सकती है एंड फाइन हो सकता है। तो वही फिर ऐसे मिलेगी, मतलब ये सजा मिलेगी जो बंदा जो अबैटमेंट के लिए सजा मिलती है वो सजा यहाँ मिलेगी। और अगर मान लो 3-4 लोग हैं वो एक ऐसा ऑफेंस करने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं जो ऑफेंस ऊपर मेंशन नहीं है,
अर्थात 2 साल की इम्प्रिजनमेंट से कम के ऑफेंस की जो है कॉन्स्पिरेसी हो रही है। मतलब क्या हुआ, जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है वो ऐसा ऑफेंस करने की नहीं हो रही जिसके लिए डेथ मिलती है अगर ऑफेंस हो जाए तो, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, या फिर 2 साल से ज़्यादा की सजा मिलती है। इस प्रकार के ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही, बल्कि 2 साल से कम सजा मिलती है उन ऑफेंसेस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो द पर्सन विल बी पनिश्ड, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब आपको पता ही है, या तो कठोर कारावास होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर साधारण कारावास होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। कितनी होगी, फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 मंथ तक की जेल या फाइन या दोनों। मतलब 6 मंथ तक की जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज ABCD जो 3-4 लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी क्या करने की, सपोज इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी कि हम अफरे करेंगे। अफरे क्या होता है, एक पब्लिक प्लेस है वहां पे लड़ाई झगड़ा करेंगे और पब्लिक पीस डिस्टर्ब करेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी ऐसा करने की। अब अफरे होने पे सजा बड़ी कम मिलती है, 2 साल से कम ही मिलती है। तो अब इनको क्या सजा दी जाएगी, ABC को, D को मान लो क्या दी जाएगी, या तो उनको इधर डिस्क्रिप्शन या कठोर कारावास या साधारण कारावास की जेल की सजा मिलेगी 6 मंथ तक की जेल, या फिर उनको फाइन मिलेगा, या फिर दोनों मिलेंगे, जेल और फाइन। ये होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट की बात। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप नोट्स बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक